गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा शाम 7 बजे लेकर हाजिर है मैं अमित सिंह। मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद इस मसले को लेकर देश में सियासत जोरों पर है। कांग्रेस और बीजेपी अब इस बात को लेकर होड़ में लगी हुई है कि आखिर तहव्वुर किसकी वजह से भारत पर प्रत्यर्पित हुआ। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि उसे अमेरिका से भारत लाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की बड़ी जीत है। पूनावाला ने कहा कि यह प्रत्यर्पण सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि भारत के नए संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए शासन में आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई की बजाय वोट बैंक की राजनीति हो रही थी। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत लाने का श्रेय मोदी सरकार ले रही है, लेकिन सच यह है कि उसे भारत लाने में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की मेहनत आज रंग लाई है। आज पूछताछ का दूसरा दिन है। एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। 12 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और वही तहव्वुर राणा से बात कर सकते हैं। 14x14 की एक बैरक में उसे रखा गया है। 18 दिनों की कस्टडी एनआईए को मिली, लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है। जरा सुनिए कि बीजेपी कांग्रेस किस तरह से इस प्रत्यर्पण का श्रेय लेने की कोशिश करे। सुनाते हैं आपको। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, तहव्वुर राणा आया, ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सजा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण कोई आम प्रत्यर्पण नहीं है। ये नए भारत की उस संकल्प का प्रतिबिंब है जो कहता है कि यदि हमारे देश के खिलाफ कोई आतंकवाद करेगा तो घर में घुसकर पाताल से खोजकर उसको सजा दिलवाई जाएगी और ना हम कभी भूलेंगे ना हम कभी बख्शेंगे। नाइदर विल वी फॉरगिव, नाइदर विल वी फॉरगेट। परंतु जब पूरा देश एक मत से और सभी पीड़ितों के परिवारों के साथ, शहीदों के परिवारों के साथ इस महत्वपूर्ण पड़ाव का स्वागत कर रहा है, तो कांग्रेस राष्ट्र नीति पर राजनीति कर रही है। तब तो फिर हम पूछ लेना कि पुलवामा वाली रिपोर्ट का क्या हुआ, किसका फेलियर था, किसके मत्थे हम ये दोष मढ़े। मतलब कुछ चीजों पर, कुछ चीजें नॉन निगोशिएबल होती हैं। वो देश सोचता है, देश की व्यवस्थाएं सोचती हैं। नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ले आया गया है। तो फोटो भी रिलीज हो गया है, मैं देख रहा था, और उसको ले आया गया है। लंबी लड़ाई लड़ी गई उसको लाने के लिए, और उसको तो जितना स्पीडी ट्रायल जो होता है, एक फास्ट प्रोसेस में करके जो सजा है सख्त से सख्त वो होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना इतने परिवारों को देश पे, हमको लगता है हम लोगों के लाइफ टाइम में सबसे बड़ी आतंकी घटना थी जो मुंबई में अटैक हुआ था। ये तहव्वुर राणा हो या तसव्वुर राणा हो, जो भी आतंकवादी घटनाएं घटा था कांग्रेस के समय 26/11/2008, नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका से पकड़ करके ऐसे आतंकवादियों को लाने का काम किया देश में। अब इससे कई पड़त उठेंगे पाकिस्तान के गुंडागर्दी का, पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के गिरोह का ये पर्दा उठेगा। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी आतंकवाद पर नकेल कस। तो आपने गिरिराज सिंह को सुना, शहजाद पूनावाला को सुना, अनुराग ठाकुर को सुना। डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है, सबका तारुफ मैं बारी बारी से करा दूं। मेरे साथ अपर्णा दीक्षित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। रविंद्र सिंह जी मेरे पास हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मलिक जावेद मेरे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब। और आर के भार्गव मेरे साथ हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। इसकी डिफेंस से जुड़ी जो बारीकियां हैं, जो एंगल है, उस पर उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं अपर्णा दीक्षित आपसे करना चाहता हूं।
आखिर ये कैसी होड़ मच गई है? कांग्रेस कह रही है कि हमने शुरुआत की थी, नींव हमने रखी है, बीजेपी ने सिर्फ उस काम को आगे बढ़ाया है। आप पीएम मोदी को श्रेय दे रही हैं और कांग्रेस कह रही है कि हमारा किया धरा था, जिसकी वजह से आज वो भारत पहुंचा है। योर फर्स्ट रिएक्शन मैम। अपर्णा जी, आपने म्यूट कर रखा, अपने ऑडियो अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए ताकि मैं सुन पाऊं। अपर्णा जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है अपर्णा जी, प्लीज जवाब दीजिए, जवाब दीजिए शुरुआत से। तो देखिए 2011 का ट्वीट था, तब नरेंद्र मोदी जी का साफ साफ कंसर्न था कि उसको हमने निर्दोष कैसे साबित होने दिया और इस पर कोई सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है। तो केंद्र में कौन सी सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी ना। जी। तो अगर कुछ कर रहे होते तो अपने ही कार्यकाल में इतना लंबा टाइम क्यों लगा दिया आपने? आपकी प्रायोरिटीज अलग थी उस वक्त। हमारी प्रायोरिटीज ये है कि अगर हमारे देश के लोगों को मारा है, भले ही उसको सजा बाहर मिल रही हो या फिर बाहर होने की कोशिश हो रही हो, लेकिन हमारे देश के लोगों को उसने ठेस पहुंचाई थी, हमारे देश के लोगों को तोड़ने की कोशिश की थी। इतना बड़ा आतंकी जो हमला किया था, ऐसे व्यक्ति को देश में आना था और उन लोगों को मुझे लगता है न्याय मिलने की बहुत जरूरत होनी चाहिए और देश को भी जरूरत थी कि इस तरीके के आतंकी को यहाँ लाके उसको सजा सुनाई जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाए और कोशिश की जाए कि उसको ज्यादा से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन इस देश में अगर आतंकियों पर भी पॉलिटिक्स होने लग जाएगी तो इस देश में क्या होगा, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। कम से कम कुछ मुद्दे हैं उनको छोड़ देना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस क्या करती है कि अपने ही खुद अपने जो कुल्हाड़ी मारने का काम करती है। देश की भावनाओं को आहत जब पहुंचाया जिस व्यक्ति ने, उसी के साथ कांग्रेस के कुछ नेता मजाक बना रहे हैं, हंस रहे हैं। रैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से हंसकर उसको मजाक बनाया। तो ये संवेदनशील विषय है, इनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैक फुट पर आकर कुछ नहीं बोलना चाहिए था। अगर आपको विपक्ष में भी हो तो आपको कुछ बोलना ही है तो, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। कन्हैया कुमार जी का जो इतिहास है कि देश विरोधी गतिविधियों में वो किस तरीके से संलिप्त थे, खैर मैं बता दूं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से है कि वो देश का उसने देश को हानि और क्षति पहुंचाई थी और उस देश में लाया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धियों में से गिना जा रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही ये संभव था। और मैं आपको बता सकती हूँ कि आने वाले समय में और भी कई लोगों को, ऐसा नहीं है कि इन्हीं लोगों को, गोल्डी बराड़ को लाने की या फिर अनमोल को लाने की, इस तरीके की कोशिशें की जा रही है और कई लोगों को, लगभग 123 लोगों को लाया जा चुका है ऑलरेडी बाहर से, जो इस तरीके की इन्वॉल्व थे या फिर जो देश के लिए खतरा थे, उन लोगों को बाहर से यहाँ लाने का, मुकदमा चलाया जाने का, ये पहली प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मलिक जावेद जी, श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, बीजेपी ने ये मुमकिन किया है, जवाब दीजिए। हम कभी श्रेय नहीं लेते हैं, हम केवल सच्चाई बताते हैं, फैक्ट बताते हैं जी। और फैक्ट ये है कि एनआईए ने केस रजिस्टर किया था 11 नवंबर 2009 में जी। डेविड कोलमैन हेडली और राणा, ये जो आया है, इसका एक्सट्रेडिशन हुआ, इसके खिलाफ हमने 2009 में ही केस दर्ज कर दिया था। फिर क्या हुआ, 2011 में एनआईए की टीम गई थी अमेरिका और एविडेंस लेके आई थी। फिर 2012 में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे सलमान खुर्शीद और फॉरेन सेक्रेटरी रंजन जी, उन्होंने यूएस सेक्रेटरी जो थी स्टेट मिसेस क्लिंटन को एक्सट्रेडिशन के लिए एप्लीकेशन दी थी, रिक्वेस्ट किया था। फिर इसको सजा हुई राणा को और 2023 में छूटने वाला था, लेकिन हेल्थ ग्राउंड पे 2020 में छूटा। अब 2020 से लेकर 2025 हो गया, 5 साल लग गए मोदी जी को यहाँ पे लाने में। अगर इसको ये क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ले, मोदी जी वही व्यक्ति है, जब हमला हो रहा था तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आतंकवाद की भाजपा के साथी करते हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। आतंकवाद में क्या हुआ, पठानकोट हमला होता है और पाकिस्तान की आईएसआई को जांच कराने के लिए मोदी जी इनवाइट कर लेते हैं। उरी का हमला होता है और गलवान में हमला होता है, पुलवामा में हमला होता है। पुलवामा में क्या होता है, एनआईए चार्जशीट नहीं फाइल कर पाती है और डीएसपी देवेंद्र सिंह की जमानत हो जाती है। एक भी सजा नहीं करा पाई है पुलवामा हमले में। अब ये जो है, एक कसाब बचा था, उसको 2012 में यूपीए सरकार ने फांसी पे लटका दिया था। अब ये है कि प्रोसिक्यूशन का प्रूफ करना है कि इसको फांसी हो, और जो डेविड कोलमैन हेडली है उसको तो भारतीय कोर्ट ने पहले ही क्षमा कर दिया, क्योंकि वो 2015 में अप्रूवर बन गया था, 2016 में भारतीय मुंबई की जो अदालत थी उसको क्षमा कर दिया था, यानी अब उसका वो आ ही नहीं सकता, जबकि वो मुख्य आरोपी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि जो सरकारी वकील होते हैं
वो इस तरीके से कैसे काम करते हैं। जो मुख्य आरोपी है डेविड हेडली, उसको कैसे छोड़ दिया, उसको भी लाना चाहिए था। और ये कह रहे हैं हम विदेशों से सब लोगों को लाएंगे, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे और वहां पर उनकी ही घर पर 7 RCR पे मेहुल चौकसी बैठे थे, उनको बोल रहे थे मेहुल भाई, और वो आर्थिक भगोड़ा है, आर्थिक देश में आतंकवाद करके भागा है और इनकी सरकार थी और विदेश मंत्रालय इनके हाथ में था, तो वो कैसे भाग गया? नीरव मोदी क्यों भाग गया? विजय माल्या क्यों भाग गया? इन्होंने तो आर्थिक जितने भी अपराध करने वाले थे उनको संरक्षण दिया, उनको भगाने का काम किया, उनके वकील भाजपा के लोग बने। और ये आतंकवाद के अगर खिलाफ होते तो आज मणिपुर में जहाँ डबल इंजन की सरकार थी वहां पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता। 300 से ज्यादा हत्याएं हो गई मणिपुर में। तो मेरे भाजपा के साथी अगर आतंकवाद से ज्ञान न दे तो बेहतर होगा। ठीक है मलिक साहब, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। अपर्णा प्लीज जवाब दीजिए। आप मेहुल चौकसी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं उन पर मुकदमा चल रहा है और उनको लाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, तो आप कृपया करके धैर्य रखें। जैसे ही सारी और आप कह रहे हैं ना कि जो देश से फरार हो गए, मैं बता दूं एक आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। जो फरार हुए हैं देश का नुकसान करके, जो घोटाले करके फरार हुए हैं, उनको वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा और लाया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आपकी सरकारों में हुए आतंकी हमले, आपकी सरकारों में हुए गड़बड़ घोटाले लाए हम लोग हैं। तो 23 लोगों तो हम टोटल लेकर ही आ गए। मैं बता दूं उसमें नाम अबू सलेम, रवि पुजारी, क्रिश्चियन मिशेल, छोटा राजन और नए लोगों को लाए। 178 अनुरोध पड़े हैं प्रत्यर्पण के लिए। तो आप क्या लगता है मोदी जी के मित्र आएंगे नहीं आएंगे? मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये मोदी जी के मित्र हैं, ये आएंगे या नहीं आएंगे? जी अपर्णा जवाब दीजिए। जी क्या आवाज नहीं आ रही? कोई नहीं, आप बात पूरी करिए अपनी। अपर्णा बात पूरी करिए। तो कुल मिला के कि मैं समझती हूँ कि सरकार विपक्ष में है तो विरोध करेंगे, लेकिन कुछ चीजों का विरोध नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके के देश को पैसा लेकर अगर कोई फरार हुआ है, बैंकों के साथ घोटालेबाजी की है, तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। आप पहले का कोई अगर वीडियो दिखाकर अगर आप अभी कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री ने, तो ऐसे नाम जोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप कुछ भी कहने से पहले जरा सोचिए कि आप उंगली किस पर उठा रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार नहीं है जब एक पर एक घोटाले सामने आ जाया करते थे। यहाँ पर बता रही है जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है इतनी पारदर्शिता से सरकार चल रही है और घोटाले के नाम पर एक आप मुझे केस बता के दिखाइए, कहीं नहीं हो रहा है। आपके यहाँ सरकारों में घोटालों की लाइन लगी हुई थी, जनता परेशान हो गई थी। कितनों को सजा कराई आपने? कितनों को सजा कराई? पेट भर रहे थे, कितनों को सजा कराई आपने घोटालों में? सरकारों से त्रस्त होकर जनता ने फैसला लिया को फटकार लगती है सुप्रीम कोर्ट में। कितनों को सजा कराई? ऐसे प्रधानमंत्री को चुने, जी देश को आगे ले जाए। और आज देख लीजिए देश की स्थिति क्या है, देश आज कहाँ खड़ा हुआ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। ठीक है अपर्णा, ठीक है ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी अपना रिएक्शन दे। रविंद्र भाई, आपने दोनों डिबेट सुनी, दोनों प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, आपको क्या लगता है श्रेय लेना जरूरी था या तहव्वुर भारत आया उसका प्रत्यर्पण किया गया, ये बड़ी कामयाबी है? समाजवादी पार्टी जी भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाले तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पण किए जाने पे स्वागत करती है। साथ ही एक प्रश्न उठाती है, 11 वर्ष क्यों लगे जब वो अमेरिका की जेल में पहले से कैद था जी, और एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी था, अमेरिका का भी अपराधी था, कनाडा का भी अपराधी था, भारत का भी अपराधी था, तो 11 साल क्यों लगे? मैं भार्गव जी से इसका जवाब लूंगा जी। जबकि अमेरिका ने इसी बीच में हमारे एक रॉ ऑफिसर पर एक पन्नू करके है, उसको आतंकवादी माना जाता है, उसकी हत्या की साजिश में हमारे रॉ ऑफिसर विकास यादव का प्रत्यार्पण करा लिया अमेरिका ने 1 साल के अंदर में जी, और भारत सरकार ने उनको पैक करके भेज दिया। फिर दूसरी बात यह है, देश के खिलाफ अपराध छेड़ने के विरुद्ध जो भी कार्रवाई किया जाए उसको पार्टी को श्रेय नहीं लेना चाहिए, व्यक्ति को श्रेय नहीं लेना चाहिए। अब जब ये व्यक्ति श्रेय लेगा जी, तो उस व्यक्ति के बारे में प्रश्न उठेंगे। किस तरह के प्रश्न कि हमारे रविंद्र सिंह जी किस तरह के प्रश्न बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सब कर दिया, नहीं तो ये होता नहीं। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें नरेंद्र मोदी जी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते तो भारत से 30 भगोड़े घोषित किए गए हैं, कुछ लाते। ये कानूनी प्रक्रिया है। इंटरपोल की नोटिस हुई थी मेहुल चौकसी की, नहीं गिरफ्तार हो पाया और इंटरपोल की नोटिस तक वापस ले लिया भारत सरकार ने।
सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारे देश के खिलाफ अपराध छेड़ने वालों में की जो प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें नरेंद्र मोदी जी केवल परस्यू कर सकते हैं, कह सकते हैं। कहाँ कहेंगे? अब जब वो श्रेय ले रहे हैं, इस कदम का स्वागत है कि आया, लेकिन अगर वो श्रेय लेने की पार्टी उनको दे रही है तो हम प्रश्न पूछेंगे विकास यादव रॉ ऑफिसर को क्यों भेज दिया उन्होंने? चलिए, जब हमारा हमला हुआ था पठानकोट में जी, तो आईएसआई के एजेंटों को बुला के क्यों वहां पर डोजियर बनाया था एक साथ में खड़े होके? अंतिम बात जो मैं कह रहा हूं जी, कि अगर नरेंद्र मोदी जी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो ये 30 भगोड़े उसी तरीके से 1 महीने के अंदर आ जाएंगे जैसे विकास यादव को अमेरिका खींच के ले गया यहाँ से। अगर उनको श्रेय लेना है तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ही प्रक्रिया चल रही है, तो अमेरिका ने तो प्रक्रिया नहीं चला, 1 महीना में खींच लिया, तो आप क्यों 11 साल में नहीं खींच पाए? और इन अपराधियों को 10 साल 5 साल से 10 साल के बीच समय हो रहा, क्यों नहीं खींच पा रहे हैं? तब ये कहा जाएगा आपको संरक्षण है इन अपराधियों का। ठीक है रविंद्र जी, पॉइंट टेकन सर। एक सेकंड, खाली इस पे राजनीति ना करें, इस पे इवेंट ना बनाएं, अपराधी को अपराधी रहने दें। ठीक है, अपना इवेंट बनाने की कोशिश बीजेपी इस पूरे प्रकरण को कर रही है। भार्गव सर मैं आपके पास आ रहा हूं, बीजेपी बस एक मिनट में। बीजेपी अपना काम कर रही है और जो बन सकता था वो उन्होंने किया है। और कुछ प्रश्न आपकी तरफ से उठाए गए कि किस तरीके से हमने रॉ ऑफिसर का मामला आपको पूरा नहीं मालूम है तो प्रिपेयर करके ज्ञान मत दीजिए। यहाँ पर आके आप गलत तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें क्या था, इंटेलिजेंट का मामला है, उसको बना रहने दीजिए, डिबेट पर मत बोलिए। दूसरा ये है कि सरकार का विरोध करते करते आप कहीं देश का विरोध न करने लगे हैं, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। मैं बस इतना कहूंगी, सेंसिटिव मैटर है, इनको डिबेट पर डिस्कशन नहीं होने चाहिए थे, लेकिन आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं। बस इतना है कि ना बीजेपी श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, अपना काम कर रही थी और कर रही और करती रहेगी। अन्य अपराधियों को भी लाए जाने की लगातार कोशिशें जारी हैं, वो चाहे कोई घोटाले को लेकर हो, वो चाहे कोई आतंकवाद को लेकर हो, और लेकर वापस भी आए कुछ को तो। लेकिन इस पर राजनीति अगर कोई कर रहा है, हंस रहा है, मजाक बना रहा है, तो कौन कर रहा है? कांग्रेस के नेता ही तो कर रहे हैं ना, तभी तो ये विषय रखा गया है डिबेट के लिए कि हम डिबेट कर पाए इस पर। तो श्रेय कौन लेने की कोशिश कर रहा है? बीजेपी तो बिल्कुल जो करा वो बताने की कोशिश कर रही है, श्रेय कहां ले रहे हैं हम? आपके यहाँ हंसी मजाक क्यों चल रहा है इस बात को लेकर, इतने सेंसिटिव इशू को लेकर? नहीं चलना चाहिए था, क्यों कर रहे हैं आप? ये पूछना योग्य विषय है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने जो जम्मू एंड कश्मीर के आतंकवादी घोषित हो चुके थे, जिन पर केस चल रहा है, उनको घर में बुला के जो कॉफी और चाय पिलाई जा रही थी ना, कम से कम इस सरकार में वैसा तो नहीं हो रहा है। इस पर आप उंगली मैं उठा सकती हूँ, लेकिन आप बताएं ना क्यों बुलाई जा रही थी? जो आतंकवादी डिक्लेयर है उस पर उसको घर में बिठा बिठा के प्रधानमंत्री जी चाय पिलाया करते थे। देश की स्थिति का अंदाजा भी था कि क्या चल रहा था। आज तक देश आगे बढ़ रहा है, हर चीज में विकास कर रहा है, तो उस पर आप उंगलियां उठा रहे हैं। आतंकवादी हमलों को लेकर कांग्रेस कितनी बदनाम हो चुकी थी। कोई जब पाकिस्तान से फायर होते थे तो हमारे यहाँ सफेद झंडे लहरा दिए जाते थे, तो हमने कभी छूट नहीं दी कांग्रेस वालों ने कि हम तो सिर्फ आ रहा हूं मलिक जावेद, आ रहा हूं, के दूध बने रहेंगे। मोदी जी की सरकार आते ही सबसे पहले ये कहा गया कि उधर से अगर गोलियां चले तो उधर से कम 4 राउंड और चलाइए आप ज्यादा, ताकि वो दोबारा से सीज फायर का उल्लंघन न करे। तो हम सीज फायर ही करते रह गए। आपकी सरकार में ये सिखाया जाता था? अरे सरकार, जो हमारे जो बीएसएफ के जवान हुआ करते थे, उनका मोरल तक डाउन हो चुका था कि आप सफेद झंडा लहराने की आपने सलाह दे रखी थी। ऐसा नहीं हो रहा है, और ऐसा होने देंगे सरकार में, क्योंकि किसी से दबे नहीं है, किसी से पिछड़े नहीं है, तो हम क्यों ना जवाब दें? यही प्राथमिकता। ठीक है, अपना जवाब ले लेते हैं। भार्गव सर मैं आपके पास आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। शायद भार्गव सर को आवाज नहीं जा रही, पीसीआर चेक कराइएगा। मलिक जावेद जवाब दीजिए। लोग बहुत अच्छा भाषण देते हैं और ये भूल जाते हैं कि इनके राज्य में क्या हो रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि जून 2018 से लेके जुलाई 2023 तक हमारे 308 जवान शहीद हुए, और ये गोली और गोले की बात कर रहे हैं जी। और ये पाकिस्तान की बात बहुत करते हैं, लेकिन ये भूल गए कि जो वो भारतीय सेना थी और कांग्रेस का राज था, जब पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया था, दुनिया का भूगोल बदल दिया था, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था हमने, और बांग्लादेश नया एक बनाया था। आज मोदी जी को बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है, वो कह रहा है नॉर्थ ईस्ट के बारे में विवादित बयान दे रहा है, और मोदी जी उनसे हाथ और गले मिल रहे हैं, और ये कह रहे हैं चाय पिला रहे हैं। आडवाणी जी गए थे मजार पे माथा टेकने पाकिस्तान, जिंदा कर रहे थे वो सेकुलर है,
मोदी जी खीर खाने गए थे नवाज शरीफ के बच्चों की शादी में, वो खाने गए थे, खीर और चाय पीने गए थे पाकिस्तान के साथ। तो ये पाकिस्तान का सहारा लेना छोड़ दो, आप सीरियस हो जाओ। और ये कोर्ट का मामला है, प्रोसिक्यूशन का मामला है, एनआईए को सख्त से सख्त सबूत पेश करने चाहिए, क्योंकि जो केस वहां पे चला है अमेरिका में उसको एक्विटल किया गया है 26/11 के मामले में फेडरल कोर्ट में। तो हमें हमारे साक्ष्य कोर्ट के सामने बहुत अच्छे तरीके से रखने पड़ेंगे, क्योंकि एनआईए का जो काम मैं देख रहा हूं, ठीक है उदाहरण मलिक भाई, ठीक है मलिक भाई, मैं भार्गव सर के पास जा रहा हूं। एक टेक्निकल क्वेश्चन था जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी पूछा था। भार्गव सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल टू यू? अभी आवाज आ रही है, ठीक है। पहले क्या हुआ मुझे पता। भार्गव सर, एक मेरा सवाल था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पूछा है कि तहव्वुर राणा को लाने में 17 साल क्यों लग गए, और एक दूसरा मसला है, चूंकि इंटेलिजेंस का मामला है उस पर हम नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही बीजेपी पर कि तहव्वुर राणा को लाने में इतना वक्त क्यों लग गया। तो टेक्निकल सवाल है सर, तो आप थोड़ा अगर टेक्निकली इसको समझा पाए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जो टाइम लगना है ऐसा नहीं है कि वो खाली इंडिया और यूएस के बीच की बात होती है जी। इसमें बहुत से इशू इन्वॉल्व होते हैं। एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में रिलेशन क्या है जी, उसके बीच में कोई तीसरा भी कंट्री इन्वॉल्व है या नहीं है। चौथी चीज ये होती है कि उसके ऊपर चार्जेस क्या हैं, उन चार्जेस को क्या अमेरिका अपने यहाँ भी सीरियस मानता है या नहीं मानता है। जब उसने एक्सपेडाइट करना है तो उसमें ये देखना होता है कि क्या जो चार्जेस हैं वो वर्थवाइल है कि उसको हम दूसरे कंट्री को एक्सपेडाइट करें। जबकि देखिए, अभी जो भी इंडिया और यूएस के बीच में जो अभी एक्सपेडिशन हुआ उसमें एक बहुत बड़ी चीज है जो कि शायद किसी ने गौर नहीं की, या गौर की होगी तो मैं दोबारा कह रहा हूँ उस बात को जी, कि इसके बीच में जो भी कैपिटल पनिशमेंट है इसको उन्होंने आउट ऑफ टेबल नहीं रखा है। कहीं कहीं पर ये होता है कि वो कहते हैं साहब हम दे देंगे लेकिन इसको फांसी नहीं दी जाएगी। तो जब इस तरह की चीज होती है तो उसमें टाइम लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक कंट्री दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इट वॉज ए वेरी सीरियस ऑफेंस, जहां पर करीब 160-165 आदमी मारे गए। दूसरा कंट्री कहता है हमारी पॉलिसी के हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट इज रूल्ड आउट, तो हम इसको नहीं देंगे। तो ऐसे रिजल्ट क्या होता है, एक एक इशू को थ्रेड बेयर करके डिस्कस करना पड़ता है, और उसके बाद जब दोनों कंट्री एक जगह पर एक लाइन पर पहुंचते हैं तब वो एक्सट्राडिशन फाइनल होता है। और वैसे भी ये कह देना कि 17 साल लग गए, इतने साल लग गए, भाई 17 साल लगे जो भी लगा, टाइम तो ऐसी चीज में लगता ही है। आप देखें ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में कोई पैक्ट होता है या कुछ भी होता है तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन में हो गया, हम गए जाकर के वहां पे पेपर बनाए उसको साइन करा दिया। मैं भी पाकिस्तान जाता रहा हूँ, बहुत से नोटशीट हम बनाते थे, वो जाकर के उसका 4 महीने 5 महीने बड़े माइनर से इशू तो चलते थे, वहां जाकर के डिस्कस होता था, रेक्टिफिकेशंस आते थे, एरर्स आते थे पेपर में, कभी पाकिस्तान रिजेक्ट करता था जी। तो इस तरह एक एक इशू में बहुत टाइम लगता है। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि कोई तो खत्म हो गई, ये प्रेसिडेंट सेट करती हैं। आज जो भी कुछ हुआ है, इट हैज सेट ए प्रेसिडेंट इवन फॉर द अदर कंट्रीज। हमारे लिए तो है ही है, अमेरिका के लिए भी है, लेकिन इसके साथ में बहुत से कंट्री है। अगर इसकी जगह मैं आपको बताता हूँ, अगर कनाडा होता तो शायद और भी 5-7-10 साल लग जाते, या हो सकता है होता ही ना। तो ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में रिलेशन क्या है, उनके बीच में क्या कहते हैं ना, मोल भाव क्या चल रहा है। ठीक है सर, फेयर इनफ, ठीक है, ठीक है, अब ये फाइनल होता है। ठीक है रविंद्र सिंह जी, मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा कि इतना वक्त क्यों लगा। रविंद्र सिंह जी, जिसको आप लोग इंटेलिजेंस का के टाल रहे हैं, ऐसा इंटेलिजेंस का कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर एक हत्या का आरोप है, साजिश किया उसने, और उसको हमने 1 साल में ही प्रत्यारोपण कर दिया उसका। और रही कागज की बात कि कागज यहाँ से वहां, वहां से वहां, तो कागज करके आप 50 टन का लीजिए। उस सरकार में दम होता है कि सरकार उन कागजों को जाके करा के लेके आती है, और अमेरिका से हमारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। फिर 11 साल क्यों लगते हैं जी? दूसरा विषय था, तो भार्गव सर ने बता तो दिया, रविंद्र सिंह जी उन्होंने बता दिया इतना वक्त क्यों लगा। ये सवाल मैंने आपके लिए पूछा। उन्होंने कागज की बात कही है, तो कागज की बात करके आप 50 साल टरका सकते हैं। और अमेरिका कोई इंटेलिजेंस का विषय नहीं, कोई गोपनीय विषय नहीं है। राजधिकारी को ओपन लेके गए हैं यहाँ से, और भारत सरकार ने यहाँ से भेजा है, तो उसमें छुपा क्या हुआ है? फिर कैसे उसने 1 साल में मंगा लिया?
बात उसमें कोई छुपाने की नहीं है अमित जी। ये बात आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। आतंकवादी, घोषित आतंकवादियों, आतंकवादी की सरकार के आगे घुटने टेकने वाली भाजपा की सरकार जाके अफगानिस्तान में घुटने टेकती है, फिर झूठा गलत बयानबाजी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। वो पुलवामा हमले में बीएसएफ की बात कर रही है, बीएसएफ नहीं था, सीआरपीएफ के जवान थे वो, और सीआरपीएफ के जवान के लिए हवाई यात्रा के सुविधाएं मांगी गई थी, क्यों नहीं दिया? जवाब पुलवामा के हमले के अपराधियों को क्यों नहीं खुलासा किया और क्यों नहीं बताते हैं जी कि बार बार मांगा गया उनके लिए जी। और सेना, उस समय के मलिक साहब जी जो सेना अध्यक्ष थे, वो कहते थे इतना लंबा कन्वॉय जा नहीं सकता, 2500 जवानों का कन्वॉय था, अभी बर्फबारी वाले क्षेत्र से नहीं जा सकता था, अब क्यों उसको भेजा गया? तो उस पे जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि देश के खिलाफ जो भी हमले हो उस पर राजनीतिक पार्टी और व्यक्ति के रूप में किसी को भी श्रेय नहीं लेना चाहिए। और देश के खिलाफ हमला, देश हमारा है, देश बीजेपी का नहीं है, देश नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, देश अकेला मेरा नहीं है। और ये श्रेय लेंगे कि नरेंद्र मोदी नहीं रहते तो नहीं आते। नरेंद्र मोदी जैसे 10 आके चले जाएंगे तब भी होगा। ठीक है रविंद्र जी, लेट हर रिस्पॉन्ड। अपर्णा प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन दिस। अपर्णा प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन दिस। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि हंस क्यों ठीक है सिंह साहब, ठीक है, जवाब ले लेते। देश हमारा है, मैंने कभी नहीं कहा कि देश सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है, मैं तो कह रही हूँ देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक इस देश के प्रेम करता है और हर किसी का देश होता है। तो आपकी पार्टी के नेताओं को इतनी समस्या क्यों हो रही है? जैसे अगर किसी ने प्रश्न वार्ता में आपसे सवाल पूछा तो आपने उस पर मजाक क्यों बनाना शुरू कर दिया? ये क्या समस्या है आपको? खैर, आपकी पार्टी का इतिहास, मैं आतंकवाद को लेकर ये कह सकती हूँ, मेरे पास एक ग्राफ है 2009 से लेके मैं बात करी, 2004 का तो छोड़ ही दीजिए, 2009 आतंकवाद की घटनाओं में ये कमी है, ये 2009 की है, ये सबसे ऊपर है। और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, इसमें हमेशा कमी ही होती नजर आ रही है। ये मैंने बाकायदा गूगल से सर्च किया, ये कहीं और नहीं से नहीं निकाला है। कोई भी दर्शक आपका जो देख रहा है इस डिबेट में देख सकता है कि आतंकवाद की घटनाओं में किस प्रकार से कमी आने का काम हुआ है। तो इस पर क्या बिना काम हुए ये कमी आ गई क्या? क्या ये सरकार की अपनी अगर मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल नहीं होता तो ये ऐसे ही हो गया है क्या? जम्मू एंड कश्मीर में कितना विकास हुआ है, पहले हर जगह पत्थरबाजी, हर जगह आतंकवाद, हर जगह हर घर में आतंकी घुसा हुआ होने की संभावना होती थी, वहां शरण दे दिया करते थे लोग। आज उसका जो काम चल रहा है वो क्या ऐसे ही हो गया है क्या? काम तो किया ही गया है। और ये आपको बाकायदा ग्राफ समझाकर मैं बता रही हूँ कि प्राथमिकताओं में से, मुख्य प्राथमिकताओं में से एक ये रहा है कि हमने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि हमने घटनाओं को एकदम नगण्य तक पहुंच गई है ऐसे शुरू कर दिया है। लेकिन ठीक है, आपको क्रिटिसाइज करना है, विपक्ष में बैठे हुए प्रवक्ता महोदय, आप स्वागत है आपका, लेकिन देश की बात आप कह रहे हैं, देश से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी प्रेम करती है। अगर कांग्रेस भी कर रही थी तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्यों कॉफी और चाय पिलाई जाया करती थी जो आतंकी डिक्लेयर हुआ करते थे? तो मैं नाम नहीं लूंगी, मैं बस इशारा कर रही हूँ कि ऐसा क्यों होता था कि, और समाजवादी पार्टी में ही ले लो, क्यों उन आतंकी जिन जो घटनाओं में शामिल थे उनका केस वापस होने के अखिलेश यादव जी कोशिश करते थे? तो क्या ये आपकी विचारधारा को प्रदर्शित नहीं करता है? और हाईकोर्ट के रोकने के बाद आप रुके नहीं, तो आपने तो कोशिश कर ही ली थी कि हम इन आतंकवादियों को वापस कर देंगे, उनका केस वापस कर लेंगे। तो ये मंशा को तो दर्शाता ही है ना, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी प्रश्न उठाती है कि आप लोगों की मंशा क्या करने की होती भी है या फिर सिर्फ ठीक है, आपको अपना जवाब ले लेते हैं के नाम पर। मलिक जावेद रिस्पॉन्ड टू दिस। जी, अपर्णा जी ने कहा कि बहुत शांति है कश्मीर में। आपने डिबेट शुरू होने से पहले ही कश्मीर की खबर चलाई अपने चैनल पे भी, और कह रहे वहां पे गोलाबारी हो रही। इससे ज्यादा सबूत क्या दूंगा मैं आपको? मैंने आपको इनकी सरकार का आंकड़ा दिया, ना के बराबर हो रही। पहले हर दिन होती थी, हर दिन हमारे फौजी मारे जाते थे। मैं ये कह रही हूं, खबर बता रहा हूँ 5 मिनट पहले की। और आपने कहा गूगल करके दिखाया। गूगल में खबर कौन डालता है? हम ही लोग डालते हैं। ऑथेंटिक सोर्स क्या है? ऑथेंटिक सोर्स सरकार होती है। कोई भी प्लांट कर सकता है, कोई भी वेबसाइट बना के कुछ भी आर्टिकल कुछ भी डाल सकता है।
तो गूगल को आप कैसे मान सकती है ऑथेंटिक है? मैं ऑथराइज्ड चैनल से ग्राफिक्स निकाल रही हूँ भाई साहब। मैं कोई भी चीज इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के झूठी नहीं दिखाने वाली। मैं ऑथराइज्ड खबरों को ही दिखाती हूँ। सोर्स क्या है? सोर्स आप मेरे उस प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते मेरे उस पर। होना चाहिए सोर्स होना चाहिए। लीगल में, कोर्ट में सोर्स पूछते हैं कि सोर्स क्या है। सरकार में बैठी हुई प्रवक्ता हूँ, यही सोर्स है। और बता दूंगा कि मैंने गूगल से निकाला सबसे ज्यादा हत्याएं आपके राज्यों में हो रही, तो फिर ये फर्जी बातें छोड़ दीजिए। मैं आपका ही आंकड़ा दे रहा हूं सरकार का। आपने राज्यसभा में बताया कि 308 जवान शहीद हुए 5 सालों में, 2018 से लेकर 23 तक कश्मीर में केवल। मैं और जगह की बात ही नहीं कर रहा। और 24-25 छोड़ दिया, अभी मेरे पास डाटा नहीं है सरकार का। और अभी भी इसी न्यूज चैनल पे खबर आई कि वहां पे गोलाबारी चल रही है। तो आतंकवाद के खिलाफ अगर आप सीरियस होते तो ये झूठ ना फैलाते कि हमने ये कर दिया, हमने शांति कर दिया, हमने ये कर दिया। आज विश्व पटल पे जो आज भारत की स्थिति है, जो हमारे मोदी जी का मखौल उड़ रहा है, वो पूरी दुनिया जानती है, केवल कुछ चंद लोगों को छोड़ के। मोदी जी के चेहरे पे राष्ट्रपति ने कहा कि भारत जो है टेररिस्ट किंग है, और मोदी जी हंस रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। कोई भी व्हाइट हाउस जाता है राष्ट्राध्यक्ष किसी भी देश का, उसको ट्रंप लेने जाते हैं, मोदी जी को लेने गए, जबकि मित्र थे उनके। 100 करोड़ रुपया खर्च किया था रैली में और कहा था आपकी बात ट्रंप सरकार। वही टैरिफ लगा रहे हैं भारत पे। तो आज जो है हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी अगर विश्व पटल पे हमने कुछ कर रहे हैं। 85 नंबर है हमारा पासपोर्ट का। कहीं वीजा मिल रही फ्री भारतीयों को? अच्छे मुल्क में, किसी यूरोप यूनियन में, अमेरिका में, यूके में, कहीं पे अच्छी वीजा मिल रही है कि भाई मिल रही भारतीयों को? वहां से हथकड़ियां लगा के भेज रहा है मित्र भारतीयों को। 3 जहाज है, तीनों में हथकड़ियां लगाता ही नेपाल के, बल्कि नेपाल के लोगों को हथकड़ियां नहीं लगाई ट्रंप ने। हम तो 56 इंची वाले थे। तो ये क्या हो रहा है देश में? और हाँ, ये जो राणा है आतंकवादी, इसका हम स्वागत करते हैं। हमने कभी नहीं कहा ये गलत है, लेकिन इस पे 1.5 दशक लगा, 15 साल लगे। 2011 से मुहिम शुरू हुई थी। जब आप झूठ बोलते हैं तो हम सच बताते हैं। ये मुहिम जो है 2011 से चल रही थी। विदेश मंत्रालय हो, फॉरेन सेक्रेटरी हो, सब लगे हुए थे। मोदी सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन सवाल यह है, उसकी सजा जो थी, कोपेनहेगन जो ब्लास्ट हुआ था कोपेनहेगन केस में, उसको 14 साल की सजा हुई थी राणा को। उसकी सजा 2023 में पूरी होने वाली थी, जो कि हेल्थ ग्राउंड पे उसको 20 में पूरी कर दी गई। तो 20 से लेके 25 हो गया। मोदी जी के मित्र वहां राष्ट्रपति है, तो 5 साल क्यों लगे? ये है सवाल। चलिए, और जो डेविड कोलमैन हेडली था, वो 35 साल की सजा काट रहा है वहां पे उसको सरकारी वकील बना दिया बंबई ब्लास्ट में। उसको क्यों छोड़ दिया आपकी? मलिक जावेद साहब, आरके भार्गव सर इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। अपना बीजेपी के प्रवक्ता है, लेकिन टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है। भार्गव सर, कांग्रेस के मेरे साथी मलिक जावेद साहब सवाल कर रहे हैं कि 2020 में सजा पूरी हो गई, 25 में उसे यहां लाया गया। मैं चाहता हूं आप टेक्निकली समझाएं सभी को, ताकि दर्शक भी समझें कि क्यों वक्त लगता है, क्या दिक्कतें आई हैं। ओवर टू यू भार्गव सर। देखिए, थोड़ा बहुत तो मैंने पहले ही जब मैंने जवाब दिया था उसके बारे में बताया था। अभी मैं थोड़ा सा उसमें और क्लियर करता हूँ जी कि जब भी किसी देश में कोई अपराधी को सजा होती है, तो उसके बाद वहां के रूल के हिसाब से, वहां के लैंड लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से उसको सजा होती है जी। बहुत से केस ऐसे होते हैं जो उसने भारत में अगर किया है, उसको सजा अमेरिका में नहीं मिलेगी जी। बहुत से ऐसे होते हैं जो अमेरिका में जो उसने अपराध किया है, उसके लिए हिंदुस्तान में उसको सजा नहीं मिलेगी जी। तो जब बाहर निकल के आना होता है, तो ऐसा नहीं कि वहां से हम जैसे ही जेल से बाहर आया उसको हवाई जहाज में बैठाया इंडिया के पास आ जाता। भाई उसके पास ये देखिए वो कितनी बार कोर्ट में गया। वहां से निकलने के बाद पहले वो वहां कोर्ट में गया अपनी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को रुकवाने के लिए, फिर वहां के हाई कोर्ट में गया, फिर उसका सुप्रीम कोर्ट में भी वहां के गया है कि मुझे वहां से नहीं आने दिया जाए। अब कोर्ट ने कितने दिन बाद की तारीख देता है ये आप लोगों को भी पता है। हमारे हिंदुस्तान में क्या हाल है, अमेरिका में भी कोई इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जी। वहां भी यही है कि एक बार डेट पड़ी, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, इस तरह से डेट पड़ती है। आया, आने के बाद फिर उसने कुछ वहां पे, अब जैसे उसको 2020 में उसको जेल से बाहर किया था, क्यों? हेल्थ रीजन के ऊपर, क्या हेल्थ खराब है इसलिए उसको बाहर निकाल दिया। तो ये सारी जो डिलेइंग टैक्टिक्स होती है, ये हर अपराधी इस्तेमाल करता है। गवर्नमेंट इनसे लड़ने की कोशिश करती है, जितना वो सक्सेसफुल करती है उतना जल्दी आ जाता है, नहीं तो उसमें कभी कभी टाइम भी लगता है। फेयर इनफ सर, पॉइंट टेकन। दूसरी चीज एक और, एक प्रवक्ता के मैंने सुना था जी कश्मीर के बारे में जी। मैंने 13 साल कश्मीर में काटे हैं जी सर। और सन 86 से लेकर के मैं लास्ट वहां पर रहा 2009 तक।
जी बीच बीच में बाहर भी आता रहा जी। मुझे 2006 का भी पता है और 89 में क्या हुआ कैसे हुआ वो भी मैं देखा है, आंखों देखा है मैंने। उसके बाद फिर मैं दोबारा से वहां गया था, 2007-8 में गया था, फिर उसके बाद दोबारा 6 से लेकर 9 तक में गया। हाँ, कितना फर्क पड़ा है सर आप मुझे बताएं। पता है उस समय क्या हाल था, आज क्या हाल है। जी। उस समय हम गाड़ी में निकल कर नहीं जाते थे इस डर से कि अगर मुझे किसी ने पहचान लिया तो मुझे उठा लिया जाएगा और वो भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चीखा लेकर होगी। आज मैं जाता हूँ, अपनी गाड़ी से जाता हूँ, वहां पर घूमता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। दूसरा एक और सवाल था कि वहां सीआरपी के इतने आदमी मार दिए गए, उनको हवाई जहाज से क्यों नहीं भेजा? अरे भाई आपको पता है जब ये घटना हुई है उस समय एक दिन में कितनी गाड़ियां जम्मू से श्रीनगर आती थी जाती थी, उसमें से कितनी गाड़ियां सिक्योरिटी फोर्सेस की होती थी, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपी की, उसमें टोटल कितने आदमी होते थे जो जाते थे? क्या उतने आदमियों को आपके पास इतनी कैपेसिटी थी कि सबको आप यहाँ से बाई एयर उठा के ले जाते? अगर ऐसा ही है तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी बीएसएफ का अफसर रहा हूँ, फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैंप पे जाकर के बैठ जाओ, चारों तरफ गार्ड लगा करके, बाकी जो बाहर होता है होता रहेगा। भाई हमें ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, अगर ग्राउंड पे नहीं जाएंगे तो हम बैठे रहेंगे, दूसरे हमें आकर मारते रहेंगे। आज की तारीख में जो नक्सल एरिया में है वहां क्या फर्क है आज से 3 साल पहले का और आज का? आज की तारीख में जिसे कहते हैं जवानों का, सिक्योरिटी फोर्सेस का फुट ऑन ग्राउंड है। ठीक है, उसमें नुकसान भी होता है, लेकिन जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे तब तक हम उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। यही हाल कश्मीर में भी था कि आप ये सोचे कि हम अंदर बैठ करके और चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ये बहुत पुरानी वो आती रही कि यहाँ से उन्हें हवाई जहाज से क्यों नहीं भेज दिया। वहां पे जो उस समय गवर्नर थे उन्होंने भी कहा कि हवाई जहाज से क्यों नहीं भेज दिया, मुझे बताते मैं हवाई जहाज भेज देता। अरे कितने हवाई जहाज भेज देते, कोई अंदाज है आपको कितने आदमी थे? तो ये सारी चीजें जो है मतलब कहने के लिए बहुत अच्छी हैं, किसी को ब्लेम करने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन जिसने ग्राउंड के ऊपर देखा है उसे पता है वहां पर क्या सिचुएशन थी, मलिक जावेद आ रहा हूं, था, क्या पॉसिबल नहीं था। ठीक है, मुझे लगता है रविंद्र सिंह जी को भी जवाब मिल गया होगा। वक्त बहुत कम है रविंद्र सिंह जी, 40 सेकंड आपको दे रहा हूं। 40 सेकंड सर, सबके पास जाना है सर। अगर ये राजेश भार्गव जी अपने को बीएसएफ का अधिकारी बोल रहे हैं तो बहुत शर्मनाक बयान इन्होंने दिया है। ये कह रहे हैं कि हम अपने 2500 जवानों को एयरलिफ्ट नहीं कर सकते थे। रविंद्र सिंह जी, आर्मी के लिए भाषा का संयम रखें। वो कैसे रिटायर्ड आर्मी की तरह, लेकिन प्लीज मेरे शो में आर्मी के लिए संयम से बात करनी पड़ेगी सर। इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं। रविंद्र सिंह जी, बहुत माफी चाहता हूं, ये भाषा आर्मी के लिए नहीं चलेगी सर। वो रिटायर्ड आर्मी है, कर्नल रिटायर हो या सेना में काम कर रहा हो, वो हमेशा कर्नल होता है, अधिकारी अधिकारी होता है सर। इसीलिए आर्मी को जेंटलमैन कहा जाता है। दैट इज व्हाई दे हैव कॉल्ड जेंटलमैन। ये डिसाइड करेंगे एयरलिफ्ट नहीं कर सकते हैं। आप डिसाइड करेंगे भाषा किस तरह की होनी चाहिए। रविंद्र सिंह जी, सब आरोप लगाइए, अपर्णा के साथ आप बहस कर सकते हैं। आर्मी के लिए एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं अपने शो में। ये डिसाइड करेंगे, आर्मी के लिए कोई शब्द नहीं बर्दाश्त करूंगा। आप ये बात समझ लीजिए। आप अपर्णा पे आरोप लगाइए, आप डिबेट करिए, लेकिन जेंटलमैन आर्मी मेंस के लिए कोई भी शब्द नहीं। ये शर्मिंदगी है मुझे, बहुत शर्म की बात है कि आप इस तरह से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के लिए ये शब्द नहीं चलेगा। हमारे देश को शर्मिंदा, ये शब्द नहीं चलेगा आर्मी के लिए। बिल्कुल, आप प्रवक्ता अपनी पार्टी के लिए होंगे, लेकिन आर्मी के लिए सभ्यता से बात करनी होगी। अपने शब्द वापस लीजिए रविंदर जी, शब्द वापस लीजिए। आर्मी के लिए कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐसा, बिल्कुल नहीं करेंगे आप। जवानों के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे सेना आप अपनी भाषा, पहले आप माफी मांगिए शो पे, आप माफी मांगिए भार्गव जी से। ये शब्द नहीं, ऑडियो लीजिए करो इनका प्लीज यार। ऐसे प्रवक्ता हमको अपने शो में नहीं चाहिए जो आर्मी की बेइज्जती करते हैं। हमारे अमेरिकी जवान बॉर्डर पे सीने पे गोलियां खाते हैं, तब हम खाना खा के सोते हैं घर पे। ऐसे प्रवक्ता शो में नहीं चाहिए मुझे। आपको बहस करनी है, आरोप लगाना है, बीजेपी पे लगाइए। यह भाषा नहीं चलेगी शो में मेरे सर, शर्म आनी चाहिए। यह कोई भाषा है? बीएसएफ का अधिकारी रिटायर्ड जिसने अपने सीने पे गोलियां खाई है, पूरी जिंदगी बॉर्डर पे जिसने बिता दिया अपने परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, उसके लिए आप ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आर्मी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए मेरे शो में, तो बिल्कुल भी नहीं। प्रवक्ता है, अपनी पार्टी के लिए प्रवक्ता है सर, आर्मी के लिए यह भाषा नहीं चलेगी मेरे शो में। चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, चाहे किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो, आर्मी का सम्मान करना ही होगा। अपर्णा, योर क्लोजिंग कमेंट। अपर्णा,
तो पहले ही कहा था अमित जी कि ये बीजेपी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लग जाते हैं, इनको मालूम ही नहीं होता है जिस तरीके से ये कर रहे हैं। खैर जनता को और आपने बहुत अच्छे से उनको सबक सिखाया। ऐसे लोगों को कभी भी डिबेट में आने का, मुझे लगता है बोलने का, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, इस देश ने वो दौर भी देखा है जब एक आतंकी को फांसी बचाने के लिए किस तरीके से देश ने सुप्रीम कोर्ट आधी रात पर खुलवाई थी। इस देश ने ये भी देखा है कि किस तरीके से हम आज बीएसएफ को ऑर्डर दे चुके हैं कि अगर वहां से एक राउंड चले तो हम 4 राउंड मारे। इस देश में खेल तो सिर्फ मानसिकता का है कि हमने अपने ऑफिसर्स की, हमने अपने जवानों की मानसिकता को कितना हाई कर रखा है। और माननीय कर्नल महोदय ने बोला भी कि किस प्रकार से अब हम छाती चौड़ी करके अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं, कभी भी हमें खतरा नहीं है। तो ये सब तब्दीलियां जो चेंजेस हुए हैं, ये संभव तभी हो पाते हैं जब हम अपने जवानों का मनोबल और जवानों के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था रखें, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मुझे लगता है आने वाले वक्त में करती रहेगी। वक्त कम है। मलिक जावेद, आपका क्लोजिंग रिएक्शन सर, 40 सेकंड आपको दे रहा हूं। अभी अमित शाह 4-5 दिन पहले जम्मू कश्मीर गए थे, हमारे गृह मंत्री हैं जी, वो वहां जम्मू कश्मीर गए और वहां के सारे लोकल लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर दिया, किसी को पुलिस ने उठा लिया जी। तो ये मैं जानना चाहता हूं, अगर इतना अच्छा देश में माहौल है, कश्मीर में माहौल है, तो लोगों को अरेस्ट क्यों करते हो? 371 लागू हो गया तो 371 क्या है? 371 क्या है मैडम? 371 क्या है पता है आपको? 371 क्या है? 371 है क्या है? माफी चाहता हूं अपर्णा जी, माफी चाहता हूं। वक्त तकाजा कह रहा है, पीसीआर मुझे कह रहा है क्लोज करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव सर, मैं माफी चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से कि आपके साथ इस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। मैं माफी मांगता हूं सर। वंस आर्मी मैन ऑलवेज आर्मी मैन। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।